मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर पे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपको क्या करना है इस प्रेजेंट टाइम में, कैसे इस टाइम को सदुपयोग करें हम लोग। अभी तो कोरोना वायरस के चलते आपको क्या करना है, घर पे इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करना है। घर पे रहते हैं, ऑनलाइन चीजें आपको दी जा रही हैं, ऑनलाइन में सॉइल भी हम लोग पढ़ रहे हैं और आप स्टील भी पढ़ रहे हो। तो आपको क्या करना है कि जैसे इस वीडियोस आते हैं उनको प्रॉपर आपको देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है। उसके अलावा ऐसा नहीं कि ये 2 लेक्चर आपके सॉइल और स्टील चल रहा है, इसके अलावा घर पे आपके जो भी सब्जेक्ट हो चुके हैं ऑफलाइन में, वो सब्जेक्ट आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप रिवाइज कर सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो रिवीजन करने के साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी आपके पास स्टैंडर्ड बुक हो, चाहे वो गुप्ता एंड गुप्ता हो या खुरमी हो या आर एगोर हो या आईईएस की कोई बुक हो या कोई भी क्वेश्चंस आपके पास हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, घर पे बैठ के हैं, ऑनलाइन चीजें आजकल अवेलेबल हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, घर पे अच्छे से टेस्ट सीरीज देना है। टेस्ट सीरीज दे करके अपनी रैंक को देखना है, क्या हमारे अंदर गलतियां हो रही हैं, उसको कैसे हम लोग इंप्रूवमेंट करें, तो वो चीजों के बारे में हमको सोचना है। तो आप घर में नॉन टेक भी पढ़ सकते हो, जैसे इस साथ टेक्निकल के साथ साथ हो सकता है कि आपका जो नॉन टेक पोर्शन हो सकता है वो भी आपका टॉपिक जो है वो वीक हो। तो आप इस समय जो प्रेजेंट टाइम है, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। जो भी टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए एक प्रॉपर शेड्यूल तैयार करिए कि मुझे जीएस भी पढ़ना है, उसके अलावा टेक्निकल भी पढ़ना है, प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की है, उसके अलावा टेस्ट सीरीज देना है। अगर आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो इस टाइम जब आप अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे तो इस टाइम का जो रिजल्ट है आपको, जैसे परीक्षाएं 2-3 महीने बाद होंगी, जब भी होगा एग्जाम, तो आपको फायदा मिलेगा। आप टाइम को वेस्ट मत करिए क्योंकि टाइम दोबारा लौट के नहीं आता है। और दूसरी बात अगर हम बात करें, देखो स्टील और सॉइल के क्वेश्चन तो हम प्रॉपर करा ही रहे हैं, इसके अलावा आप एफएम है, सोम है, आरसीसी है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रॉपर रिवीजन करिए, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाइए। इस तरीके से अगर आप करोगे, टाइम का यूटिलाइज करोगे, आप पॉजिटिव रहोगे। जब आप पॉजिटिव रहोगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करना है इस समय। दूसरी बात फ्रेंड्स, हम लोग थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका जब तक कोई एप्लीकेशन नहीं होता है तब तक हम लोग अच्छा नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ, थ्योरी पढ़ने के बाद में हमको न्यूमेरिकल टैकल करना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है, न्यूमेरिकल टैकल करने से हमको अपनी स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो आपको क्या है, जैसे ही थ्योरी कोई पढ़ लेते हो, तुरंत जा करके आप जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन आपके पास, जो भी बुक्स, प्रैक्टिस बुक या आपके पास डीपीपी, जो भी कोचिंग से मिला हो मटेरियल, आप वहां से क्वेश्चन को टैकल करिए या कोई टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन को टैकल करिए। तो इस तरीके से जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार नहीं, मेरी गलती यहां पे हो रही थी, मैं कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा था, मेरी स्पीड नहीं आ रही थी, 2 घंटे के अंदर मैं पेपर में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा था। तो सारी चीजों को आपको देखना जरूरी है। तो अब हम लोग अभी तक जो पहला पार्ट इसमें रिविट कनेक्शन में जो डिस्कस किया, वो न्यूमेरिकल हमने 12 न्यूमेरिकल पहले लेक्चर में डिस्कस किए रिविट कनेक्शन पे, ठीक है। आज जो है उसका अगला पार्ट है, फर्दर जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको हम लोग टैकल करेंगे और अच्छे से समझेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आईईएस या एसएससी जेई या अदर स्टेट लेवल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, A riveted joint failure will occur due to which one of the following? एक रिविट ज्वाइंट है, उसका फेल्योर किस तरीके से हो सकता है, कौन कौन से उसमें फेल्योर अकर हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहां पे बात करेंगे। पहला अगर बात कर ले, फर्स्ट ऑप्शन, शियर फेल्योर ऑफ द रिविट, मतलब जो रिविट है उसका शियर फेल्योर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। वो 2 पार्ट में कट हो सकता है, सपोज ये पार्ट है, अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है, तो आप देखोगे जैसे ही लोड आता है तो ये 2 पीस में कट हो जाता है। जो 2 पीस में वो कट हो जाता है उसे बोलते हैं शियर फेल्योर, ठीक है। उसके बाद में कह रहे हैं बियरिंग फेल्योर ऑफ द रिविट। अगर प्लेट बहुत ज्यादा मजबूत होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, प्लेट एक कंप्रेसिव लोड जिसको बोलते हैं बियरिंग, या जो दबाव डालती है, या प्लेट क्या कर सकती है, रिविट को क्रश कर सकती है, या रिविट का जो है शेप है वो आपका सर्कुलर से उसका शेप इलिप्टिकल हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग हैं बियरिंग फेल्योर ऑफ द रिविट। तो ये भी चांस है कि वो अकर हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टीयरिंग फेल्योर ऑफ द प्लेट, टीयरिंग का फेल्योर का मतलब होता है कि जब कोई प्लेट है, प्लेट के अंदर हमने क्या किया,
होल कर देते हैं रिवेट के थ्रू, उससे क्या होता है कि उसका जो नेट एरिया होता है वो कम हो जाता है। जब उस पर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रैक डेवलप होते हैं, तो उसे बोलते हैं टीयरिंग फेल्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीयरिंग फेल्योर ऑफ द प्लेट। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन कह रहा है मिनिमम लोड वैल्यू ऑफ शियरिंग, बियरिंग और टीयरिंग। तो आप देखोगे कि जो रिवेट जॉइंट फेल्योर विल अकर, इसमें से जो सबसे मिनिमम होगा, इसका मतलब है कि अगर कोई वैल्यू, रजिस्टिंग वैल्यू शियरिंग में कम होगी तो वो शियर में पहले फेल कर सकता है। मान लिया कि कुछ वैल्यू शियरिंग में 20 है, बियरिंग में 30 है और टीयरिंग में मान लिया 40 है, तो आप देखोगे ये रजिस्टिंग वैल्यू होती है। 20 शियर में रजिस्टिंग कैपेसिटी है, 30 आपकी बियरिंग में है और जो 40 है वो आपकी टीयरिंग में है। अब आप इसमें देखोगे सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो शियरिंग में है। अगर ये शियरिंग में मिनिमम वैल्यू अगर मान लिया है तो आप देखोगे सबसे रजिस्टिंग पावर जो सबसे कम है वो शियरिंग में है। इसका मतलब जब अप्लाइड लोड आएगा तो सबसे पहला जो फेल्योर अकर होगा वो शियरिंग में अकर होगा। अगर जॉइंट एक बार फेल कर गया तो आप देखोगे कि जो एडिशनल लोड है कभी भी वो ले नहीं पाएगा। जॉइंट एक बार किसी में भी फेल्योर हो गया, मान लिया शियरिंग में हो गया, बियरिंग में हो गया या टीयरिंग में हो गया, किसी एक में भी जॉइंट अगर फेल कर गया तो फर्दर वो लोडिंग नहीं ले पाता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि मिनिमम लोड वैल्यू ऑफ शियरिंग, बियरिंग और टीयरिंग को कंसीडर करते हैं। तो इस हिसाब से दैट इज आंसर इज द करेक्ट, इज डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा कब कब गया देख लो, IES 2003, 2007 एंड 2017। ये क्वेश्चन IES में 2003 में पूछा गया है और जेई में 2 बार रिपीट हुआ, 2007 और 2017। इसके अलावा अदर जितने भी स्टेट लेवल हो सकते हैं उसमें भी ये पूछा गया है, ऐसा नहीं कि पूछा नहीं गया है, वहां पे भी ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि ये एसएससी जेई 2017 में पहली बात तो ये पूछा गया है। उसके अलावा अ रिवेटेड जॉइंट में एक्सपीरियंस मतलब इसको जो रिवेटेड जॉइंट है इसको कौन कौन से फोर्सेस या कौन कौन से फेल्योर अकर करते हैं या इसको अनुभव होता है। एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव होना, यहां पे मैं बोला है। अब पहला बोला है जॉइंट शियर फेल्योर रिवेट जॉइंट में एक्सपीरियंस शियर फेल्योर, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने देखा जो रिवेट होता है वो शियर में फेल हो सकता है, जो कि 2 पार्ट में कट हो सकता है। इस तरीके से आपने देखा होगा, एक रिवेट है, इस रिवेट का ये पार्ट आपने हेड देखा और जो नीचे का पोर्शन होता है ये भी आपने बना दिया। ठीक है, तो आप देखते थे इसको 2 पार्ट में क्या हो जाता था, कट हो जाता था। जब 2 पार्ट में कट हो जाता था तो आपने इस तरीके से इस पे देखा था, ये शेयर होता था। ठीक है, सॉरी, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, जस्ट इसके अपोजिट रहेगा। ठीक है, पी फोर्स। ठीक है, तो ये भी पी फोर्स आता था। तो आप देखोगे कि 2 पार्ट में कट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड शियर फेल्योर। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है शियर फेल्योर ऑफ द प्लेट, बिल्कुल सही बात है। प्लेट का भी शियर फेल्योर हमने पढ़ा था कि सपोज दैट कोई प्लेट है और उस प्लेट में आपने क्या देखा था, सपोज दैट कि ये प्लेट है, छोटी सी एक प्लेट में यहां पे समझा रहा हूं, सपोज दैट दिस इज द प्लेट, और मान लिया कि कुछ देर के लिए यहां पे आपने एक रिवेट बना दिया होल। तो आप क्या देखते थे कि यहां पे जो फेल्योर आकर करता था कुछ इस तरीके से इसकी डायरेक्शन में क्रैक डेवलप होते थे। मतलब इस पे पी फोर्स जब अप्लाई करते हैं हम लोग हैं तो इससे क्या होता था कि जो प्लेट होती है, प्लेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो रिवेट होता है वो आपका क्या करता है, यहां से पोजीशन थोड़ा यहां पे चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है जो क्रैक्स डेवलप होते हैं कुछ इस तरीके से डेवलप होते हैं इस डायरेक्शन में, तो इसे बोलते थे शियर फेल्योर ऑफ द प्लेट। इसको क्या बोलते हैं, शियर फेल्योर ऑफ द प्लेट बोलते थे। तो ये भी एक्सपीरियंस करता है, जॉइंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद में क्या कह रहा है, बियरिंग फेल्योर भी होता है। बियरिंग फेल्योर यहां पे जनरल टर्म दिया है, मतलब बियरिंग फेल्योर ऑफ द प्लेट भी हो सकता है और बियरिंग फेल्योर ऑफ द रिवेट भी हो सकता है। अगर यहां पे नहीं दिया है तो वो दोनों में कॉमन हो सकता है, प्लेट का भी बियरिंग फेल्योर हो सकता है और किसका हो सकता है, रिवेट का भी बियरिंग फेल्योर हो सकता है, जिसका भी शेप चेंज हो जाएगा। रिवेट का भी शेप चेंज हो सकता है, सर्कुलर से क्या हो सकता है, एलिप्टिकल, और जो प्लेट देखोगे उसका भी शेप थोड़ा सा जो डाया होल होता है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आप उससे देखोगे कि जो रिवेटेड जॉइंट में एक्सपीरियंस शियर भी आएगा, प्लेट में भी होगा और आपका क्या कहते हैं रिवेट में भी होगा। उसके अलावा बियरिंग फेल्योर अगर आप देखोगे तो सब में होगा, किसमें होगा, प्लेट में भी होगा और रिवेट में भी होगा। तो
इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो दैट इज द करेक्ट आंसर इज द ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गेट 2004 में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? गेट 2004 में पूछा गया है और डीएमआरसी में पूछा गया है, दिल्ली मेट्रो में पूछा गया है। देर में भी चांस कि लखनऊ मेट्रो में भी आ जाए, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गेट में 1 मार्क्स में पूछा गया था ये 2004 में। अब गेट के क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं, उसमें कोई 1 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा तब भी वो अच्छा होगा। 2 नंबर में थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा आता है, थ्योरेटिकल पार्ट कम आता है। अब देखते हैं इसको क्या बोलता है। रिविट वैल्यू इज डिफाइंड एज द, पहला ऑप्शन, रिविट वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? लेसर ऑफ द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट एंड द शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट। ठीक है, ये क्या बोला है? बियरिंग और शेयरिंग में जो कम होगा उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। दूसरी बात, लेसर ऑफ द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट एंड द टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द थिनर प्लेट। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिविट वैल्यू ऑफ द रिविट पूछा है, सॉरी रिविट वैल्यू पूछा है। रिविट वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं? तो रिविट वैल्यू जो डिफाइंड होती है वो रिविट के लिए ही होती है, यहां पे प्लेट का कोई मतलब नहीं है। ये प्लेट के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। तो प्लेट को यहां पे क्या कर सकते हो? कैंसिल आउट, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। रिविट वैल्यू जो डील करोगे वो शियरिंग और बियरिंग होना चाहिए, लेकिन किससे? रिविट की वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद में है ग्रेटर ऑफ बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट एंड द शेयरिंग स्ट्रेंथ एंड द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट। तो यहां पे 2 बार रिपीट हुआ, इसको आप चेंज कर सकते हो, यहां पे आप ये कट कर सकते हो, ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा एक साथ इसको जोड़ सकते हैं हम लोग। ये लिख सकते हो रिविट एंड द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट। तो आप इस स्टेटमेंट को इसी के साथ में क्या कर सकते हो? एडअप कर सकते हो। अब देखो यहां पे ग्रेटर दिया है तो ग्रेटर नहीं होता है, तो ये आंसर भी क्या हो जाएगा? कटअप। ग्रेटर नहीं होता, लेसर होता है। अगर लेसर होता तो ये सही हो जाता। फिर क्या बोला है? डी ऑप्शन, लेस ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट एंड द टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द थिनर प्लेट। अब देखिए प्लेट की तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि रिविट वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो रिविट वैल्यू में जो भी कंसीडर किया जाता है वो हम लोग रिविट के बारे में बात करते हैं, प्लेट के बारे में बात नहीं करते हैं। तो यहां पे प्लेट वाला भी आंसर क्या हो जाएगा? कट आउट हो जाएगा। अब आप देखिए 3 आंसर तो चले गए, इसका मतलब है पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो रिविट वैल्यू इज डिफाइंड एज द लेसर ऑफ बियरिंग, इसका मतलब है रिविट वैल्यू अगर हम बात करें तो मिनिमम ऑफ जो भी पीएस एंड पीबी की बात करते हैं। ठीक है, शियरिंग में और बियरिंग में जो रिविट की वैल्यू होती है, जो मिनिमम होता है, वो ही डिसाइड करता है रिविट वैल्यू के बारे में। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप इस तरीके से इसको लगा सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं 2010 में एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन ये कह रहा है बोल्ट्स आर सुटेबल टू कैरी। जो बोल्ट्स होते हैं, मतलब आप देखोगे जो बोल्ट्स बनाए जाते हैं, सपोज दैट अगर आपने कोई बोल्ट बनाया है, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ थ्रेड्स होती हैं, ठीक है, एक्सटर्नल थ्रेड्स होती हैं। ये बोल्ट आपने बना दिया, सपोज दैट ये हेड पोर्शन इसमें भी बनाया जाता है, बोल्ट में भी एक नट होता है, एक नट होता है, एक बोल्ट होता है। ठीक है, तो आप देखोगे ये बोल्ट पोर्शन रहता है, इस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। इसको सैंक बोलते हैं, इसमें भी सैंक आता है, और ये जो होता है थ्रेड पोर्शन होता है। क्या होता है? थ्रेड पोर्शन। ठीक है, ये हेड होता है, इसको क्या बोलते हैं? हेड। अब ये बोल्ट जो होता है, बोल्ट किसके लिए अच्छा होता है? सबसे अच्छा मतलब इसकी क्या क्वालिटी होती है कि हम लोग बोल्ट को यूज करते हैं। आप कहीं पे भी देख सकते हो बोल्ट का यूज कहां पे करते हैं, प्रैक्टिकली भी बहुत बार देख सकते हो। जैसे फैन होता है, फैन में भी आपने देखा होगा कि जो बोल्ट लगाया जाता है फैन को कसने के लिए, जो बोल्ट हमने क्या किया, फैन को अटैच करते हैं, जो सीलिंग फैन होते हैं वहां पे जब आप अटैच करते हो तो आप देखते हो बोल्ट को यहां पे कसते हो, तो वहां पे बोल्ट जो है वो टेंसाइल फोर्स को लेता है। किसको लेता है? टेंसाइल। जो एक्सियल टेंसाइल होता है उसको कैरी करने के लिए बोल्ट जो होते हैं सबसे ज्यादा सुटेबल होते हैं। कहीं पे भी देख रहे हो, कहीं पे खिंचाव हो रहा होता है, सपोज दैट कि अगर आप इसको पुल कर रहे हो, मान लिया 2 डायरेक्शन में हम ऐसे पुल कर रहे हैं इस तरीके से, तो आप देखोगे यहां पे भी बोल्ट लगा देते हैं और यहां पे भी बोल्ट लगा देते हैं। मतलब बोल्ट इज टू कैरी सुटेबल फॉर एक्सियल टेंशन। तो यहां पे पहला क्या है? शियर। देखिए बोल्ट जो है, शियर फेल्योर का सबसे ज्यादा खतरा किसके साथ रहता है? बोल्ट के साथ। मतलब कि बोल्ट हो सकता है, अगर मान लिया कि यही बोल्ट है
एक फोर्स यहां लगा दिया, एक फोर्स नीचे लगा दिया, तो क्या हो सकता है कि बोल्ट बीच से 2 पीस में कट हो सकता है। जब बोल्ट 2 पीस में कट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो उसे बोलते हैं शियर फेल्योर। और ये बोल्ट ज्यादातर जब फेल करता है, बहुत ज्यादा रेयर है कि वो टेंशन में फेल करे, ज्यादातर जो फेल्योर होता है वो आपका बोल्ट का शियर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जो बात कर रहे हैं बेंडिंग। देखिए पहली बात है, बेंडिंग तभी आता है जब बोल्ट पर एसेंट्रिक लोडिंग होता है। पहली बात तो हम लोग बोल्ट में ज्यादातर कोशिश ये करते हैं, जो भी कनेक्शन बनाते हैं कोशिश ये रहती है कि जो आपका कनेक्शन बने वो आपका सेंट्रिक बने, एसेंट्रिक ना बने, क्योंकि एसेंट्रिक कनेक्शन की वजह से एडिशनल बेंडिंग मोमेंट आता है। जब एडिशनल बेंडिंग मोमेंट आता है तो उसकी वजह से एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेसेस आ जाते हैं, तो एक साइड में कहीं टेंशन में बेंडिंग स्ट्रेसेस होंगी और एक कंप्रेशन में होंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा कनेक्शन बने वो सेंट्रिक बने, सिमेट्रिकल बने, इस वजह से हमको ध्यान रखना है कि बेंडिंग स्ट्रेसेस नहीं आती हैं। तो ज्यादातर केसेस में बेंडिंग स्ट्रेसेस नहीं आती हैं। मान लिया मजबूरी में कभी कभार क्या होता है कि बनाना पड़ जाता है, सेंट्रिक कनेक्शन है, तो फिर वहां पे हम लोग एडिशनल लेक्चर पढ़ेंगे। इस लेक्चर के बाद में हमारा जो है एसेंट्रिक कनेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि मेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट हो, आईईएस हो या कोई भी परीक्षा है आपकी, सिविल सर्विसेज है, वहां पे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर क्या कह रहा है, एक्सियल टेंशन। तो बोल्ट एक्सियल टेंशन को कैरी करता है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा इसका, दैट इज एक्सियल टेंशन। दिस इज द करेक्ट आंसर, एक्सियल टेंशन। नेक्स्ट अगर बात करें डी, शियर एंड बेंडिंग। क्या बात कर रहे हैं, शियर एंड बेंडिंग। अब मैंने बताया शियर में तो फेल कर सकता है, और दूसरी बात बेंडिंग यहां पे हम लाने नहीं देते हैं, तो ये भी आंसर क्या हो सकता है, नहीं, दिस इज द नॉट करेक्ट। तो बोल्ट्स आर सुटेबल टू कैरी एक्सियल टेंशन। क्या लेता है, एक्सियल टेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कनेक्शंस को बनाते हैं, जिस हिसाब से हमको यहाँ पे देखना होता है। तो आपने देखा कि ये जो क्वेश्चंस है काफी इजीली हैं। अगर हम थ्योरी पार्ट को अच्छे से, प्लीज मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं यहाँ पे कि आप पहले थ्योरी पार्ट को जरूर देखें। थ्योरी पार्ट देखने के बाद में अगर आप देखोगे तो चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि इससे क्या होता है, थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए तो फिर वो भूलती नहीं चीजें हैं। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा और सीधे क्वेश्चन अटैक कर रहे हो तब भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि आपको अभी तो क्वेश्चन याद रहेगा, लेकिन कुछ दिन बाद आप क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि थ्योरी भी आपको पढ़ते रहना है और साथ में क्वेश्चन भी टैकल करना है। ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, किसी भी एग्जाम का आया होगा, चाहे वो गेट का हो या आईईएस का हो। अभी हम लोग कन्वेंशनल क्वेश्चन इस सीरीज में करेंगे, जो कि एसएससी जेईई मेंस में भी पूछे गए हैं, उनके बारे में भी डील करेंगे। ठीक है, आप लोग जो भी टेस्ट सीरीज देते हो, चाहे कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर आप दे रहे हैं, तो उस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आप टेस्ट सीरीज दीजिए, प्रॉपर अपना एनालिसिस करिए कि आज मेरा मार्क्स कितना आ रहा है, उसके बाद मुझसे क्या गलतियां हो रही हैं, वो गलतियां आपसे दोबारा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जो गलतियां होती हैं उन्हीं को अगर आप सुधार करोगे, अच्छा कर जाओगे, तो वो गलतियां जब आप सुधार लोगे तो वही गलतियां क्या है, एग्जाम में आपसे दोबारा नहीं होंगी। तो आपको ऐसा नहीं है, चीजें आप तैयार करते जा रहे हैं, उसके साथ में आप टेस्ट सीरीज को भी सॉल्व करिए। अगर नहीं सॉल्व कर रहे हो तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता एग्जाम में। सारी चीजें हमको आती रहती हैं, लेकिन हम सही समय पर नहीं कर पाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि आप प्रॉपर टेस्ट सीरीज को भी जो है दीजिए, सीरियसली दीजिए। ऐसा नहीं कि उसको अच्छे से नहीं देना है। तो इस तरीके से आपको कंसंट्रेट, जो आप कोशिश करिए कि मन लगा के वहां पे कंसंट्रेट होके चीजों को अच्छे से करें। ठीक है, जो भी लेक्चर आप देखते हैं उसको भी प्रॉपर कंसंट्रेट होके देखना है। ऐसा नहीं कि लेक्चर लगा दिया और बाद में बीच में छोड़ दिया, मन कहीं और है, इस तरीके से नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने जो है 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, जब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बारे में हम लोग डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एसएससी जेईई 2017 में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? 2017 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जिसके बारे में हमको यहां पे क्या करना है, डील करना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड, द नंबर ऑफ rivets, the number of rivets required, the number of rivets required in a joint is, in a joint is, ठीक है। पहला ऑप्शन है लोड अपान
लोड डिवाइड बाई शियरिंग, शियर स्ट्रेंथ, इसको लिख सकते हो शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेट, ऑफ अ रिवेट। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, लोड अपॉन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट, लोड डिवाइड बाई बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेट, स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेट। सी क्या कह रहा है, सी जो ऑप्शन दिया गया है वो ये कह रहा है कि लोड अपॉन टीयरिंग, लोड अपॉन टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लेट, रिवेट नहीं सॉरी प्लेट, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। और डी ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डील करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जो कि एसएससी जेई, क्वेश्चन नंबर 6, ये जेई में एसएससी जेई में 2016 दो बार पूछा गया है, एक तो 11 में पूछा गया है, उसके बाद 2016 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है व्हेन टू प्लेट्स आर, व्हेन टू प्लेट्स, when two plates are placed end to end, end to end, end to end उनको रोका गया है, ठीक है, and are joined, and are joined, ठीक है, उनको ज्वाइन किया गया है by two cover plate, two cover plates, ठीक है, दो कवर प्लेट से ज्वाइन किया गया है। द ज्वाइंट इज नोन एज, द ज्वाइंट इज नोन एज, नोन एज पहला लैप ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, दूसरा है बट ज्वाइंट, ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है चेन रिवेटेड लैप ज्वाइंट, चेन रिवेटेड लैप ज्वाइंट। और डी ऑप्शन कह रहा है डबल कवर बट ज्वाइंट, डबल कवर बट ज्वाइंट। एग्जाम में ये बनाया था, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो इसको डबल कवर, जहां पे बट ज्वाइंट दिया है, यहां पे जो चेन रिवेटेड ज्वाइंट आपने लैप ज्वाइंट दिया है, अगर मैं इसको क्वेश्चन को फॉर्म करता तो यहां पे सिंगल कवर, यहां पे बट ज्वाइंट करता, ताकि थोड़ा कंफ्यूजन लगे क्वेश्चन पढ़ते समय, ठीक है। यहां पे भी डबल कवर बट ज्वाइंट है, यहां पे भी चेन रिवेटेड लैप ज्वाइंट है। अब चेन रिवेटेड तो हो ही नहीं सकता यहां पे लैप ज्वाइंट, क्यों, क्योंकि एंड टू एंड कनेक्शन किया गया है। उसके बाद टू कवर प्लेट है तो डबल कवर ही आंसर हो जाएगा, ये तो बहुत आसानी से आप लगा सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन को सिंगल कवर बट ज्वाइंट कर देते तो आंसर आपका जो क्वेश्चन है वो काफी और अच्छा हो जाता। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 2016 एसएससी जेई में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन, which of the following assumptions are made in the design of rivet joints, ठीक है, ये बोला है इसने क्वेश्चन में। अब पहला बोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहला है रिवेट्स आर स्ट्रेस्ड इक्वली, बिल्कुल सही है।
उसके बाद में उसने ये बोला है, दूसरा बोला है, दूसरा कह रहा है स्ट्रेस इन प्लेट इज मैक्सिमम, स्ट्रेस इन प्लेट इज मैक्सिमम, stress in plate is maximum at the mid width। फिर तीसरा ऑप्शन क्या बोला है, उसके बाद क्या है, रिविट होल इज कंप्लीटली फिल्ड विथ, रिविट होल इज कंप्लीटली filled by rivet, और चौथा बोला है फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट, फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट्स इज नेग्लेक्टेड, ठीक है। फिर पूछा है यहां पे ऑप्शन कुछ इस तरीके से है। पहला ए ऑप्शन बोला है ओनली वन, अच्छा क्वेश्चन है, ओनली वन। बी ओनली 1 and 3, ओनली 1 and 3। सी क्या कह रहा है 2 and 4 ओनली। उसके बाद में क्या कह रहा है डी 1, 3 and 4। इस तरीके से उसने क्वेश्चन दिया है। अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक एक करके डील करेंगे और इनको अच्छे से समझेंगे। पहला क्वेश्चन जो कि एसएससी जेईई 2017 में पूछा गया है, ठीक है, हाल ही में जल्दी। द नंबर ऑफ रिविट रिक्वायर्ड इन अ ज्वाइंट, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। मैंने क्या पढ़ा था थ्योरी पार्ट में, अगर हम डिस्कस करें, जो नंबर ऑफ रिविट इज इक्वल टू अप्लाइड लोड डिवाइड बाय रिविट वैल्यू, ये पढ़ा था। अप्लाइड लोड अपान रिविट वैल्यू, ठीक है, रिविट वैल्यू बोल सकते हो इसको। अब देखो यहां पे लोड है, मतलब अप्लाइड लोड है यहां पे। उसके बाद में क्या किया है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट है। दूसरे ऑप्शन में है लोड डिवाइड बाय बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट है। उसके बाद में लोड डिवाइड बाय टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट है। और डी ऑप्शन में कह रहा है नन ऑफ दीज। अब देखो इसमें क्या है, अप्लाइड लोड, इसका जो फॉर्मूला बनेगा अप्लाइड लोड डिवाइड बाय मिनिमम ऑफ पीएस पीबी एंड पीटी को भी ले लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जो रिविट वैल्यू होती है उसमें ज्यादातर केसेस में पीएस और पीबी को ही कंसीडर किया जाता है। तो आप चाहो यहां पे पीटी को ना लिख करके सिर्फ पीएस एंड पीबी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहां पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें लोड अपान मिनिमम ऑफ शियरिंग एंड बियरिंग दिया होता। यहां पे सिर्फ शियरिंग है, यहां पे सिर्फ क्या है बियरिंग है, और यहां पे क्या है टियरिंग है, और यहां पे नन ऑफ दीज है। अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज ना होकर के कुछ और दिया होता, लोड डिवाइड बाय मिनिमम ऑफ शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट एंड बियरिंग स्ट्रेंथ, तो आपका वो आंसर क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन में आपको गिवन नहीं है, तो आप क्या लगाओगे, दिस इज द करेक्ट आंसर इज द डी। तो इसका आंसर जो आएगा, रिविट वैल्यू का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रिविट का मतलब होता है कि अप्लाइड लोड अपान मिनिमम ऑफ शियरिंग एंड बियरिंग, जो भी आपका स्ट्रेंथ आता है वहां से नंबर ऑफ रिविट्स को पता चल जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, एसएससी जेई, जो कि 2011 और 2016 दो बार ये क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट। व्हेन टू प्लेट्स आर प्लेस्ड end to end are joined by two cover plate, the joint is known as। पहली बात तो ये समझना है, इसमें कुछ बातें हैं जो अंडरलाइन करना है। end to end, ये बात इंपॉर्टेंट है।
अगर उसने क्वेश्चन में एंड टू एंड बोला है तो ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या बात बोला है, एंड टू एंड। अब एंड टू एंड बोल दिया, इसका मतलब है ये जो ज्वाइंट बनेगा वो आपका बट ज्वाइंट बनेगा। ये बात तो समझ में हमको आ जाती है। मतलब कि ये कि अगर आपको कोई ज्वाइंट बनाना है तो सपोज दैट कि आपने क्या किया, ये दो प्लेटें आपने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। सपोज दैट ये दो मेन प्लेटें हैं जिनको आपने अटैच किया, उसके बाद में आपने क्या किया, एक कवर प्लेट ऊपर से लगा दिया इस तरीके से। दिस इज द कवर प्लेट, दिस इज द कवर प्लेट, ठीक है। और यहां पे आपने पी लोड अप्लाई कर दिया। अब आपको कनेक्शन जब बनाना है तो आप क्या करोगे, यहां पे इस साइड से लगा दोगे एक रिविट, फिर यहां पे अप्लाई कर दोगे रिविट। क्लियर? इस तरीके से। तो ऐसे जॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जब एक साइड में प्लेट होती है तो उसे बोलते हैं हम लोग हैं सिंगल कवर, जब दो साइड में होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग हैं, डबल कवर बट ज्वाइंट। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा, डबल। पहली बात देखो यहाँ पे इंड टू इंड कनेक्शन है तो आपका एक आंसर देखो, लैप वाला तो आंसर खत्म, इंड टू इंड कनेक्शन में लैप वाला आंसर तो खत्म, ठीक है। उसके बाद उसने बट ज्वाइंट बोला है और डबल कवर बट ज्वाइंट बोला है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे टू कवर प्लेट्स को भी क्या किया गया है, एडअप किया गया है। मतलब टू कवर प्लेट है, अगर एक कवर प्लेट होती तो उसे सिंगल कवर बट ज्वाइंट बोलते हैं। अगर डबल कवर बट ज्वाइंट रहता है तो उसमें आप देखोगे दोनों साइड में कवर प्लेट प्रोवाइड की जाएगी। तो ये आपकी एक कवर प्लेट हो जाती है, कवर प्लेट अपर कवर प्लेट है, इसको अपर बोलोगे। और नीचे वाली जो प्लेट रहती है इसको बोलते हैं लोअर कवर प्लेट। बहुत अच्छे से डील कर चुके हैं, बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन तो आप बहुत जल्दी चुटकियों में कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये डबल कवर बट ज्वाइंट इज द करेक्ट आंसर, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो डबल कवर बट ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस आर मेड इन द डिजाइन ऑफ रिविटेड कनेक्शन। रिविट ज्वाइंट को बनाते समय हमें क्या एजम्पशंस मानते हैं, कुछ ऐसी चीजें हमें मानना पड़ता है जो कि एक्चुअल में अकर नहीं करते हैं, उन्हें हम एजम्पशंस बोलते हैं। हम अपने एनालिसिस और कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए कुछ एजम्पशंस मानते हैं ताकि हमारा जो डेरिवेशन है, जो भी कैलकुलेशंस हैं, उसका जो प्रोसेस है वो आपके लिए आसान हो जाए। अगर आप नहीं मानोगे तो आप ना ही स्ट्रेस को जैसे आप हम शियर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, शियर एरिया इनटू शियर स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन वो तभी कर पा रहे हैं जब स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म कर लेते हो। अगर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो आप सीधे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे जो स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो आप देखोगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग रहेगा, मिड पॉइंट पे कुछ और रहेगा, एंड पॉइंट पे कुछ और रहेगा, तो आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, सीधे मल्टीप्लाई एफएस नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से हमको मानना पड़ता है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, रिविट्स आर स्ट्रेस्ड इक्वली। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, हो सकता है कि जो फोर्स आपने पी लगाया, हो सकता है कि इस रिविट्स के पास में सपोज दैट कि मैं यहां पे एक और बना रहा हूं कुछ देर के लिए समझने के लिए, मान लिया यहां पे एक आपने और लगा रखा है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो पी फोर्स है सबसे पहले इसको एक्सपीरियंस होगा ज्यादा और इसको होगा कम। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक रिविट पे ज्यादा वैल्यू जाएगी और एक रिविट पे जो शेयरिंग होगी वो कम की होगी। बट एक्चुअल में ऐसा होता है, लेकिन हमें कैलकुलेशन करते समय हम लोग क्या करते हैं कि उसको ये मान लेते हैं कि इस रिविट सपोज ये 50 किलो न्यूटन है और यहाँ पे दो रिविट लगे हुए हैं, तो मानते हैं कि भैया ये 25 लेगा और ये 25 लेगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, हो सकता है ये 30 ले और ये हो सकता है 20 ले। तो इसलिए हमें एजम्पशंस माननी पड़ती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, द रिविट्स आर स्ट्रेस्ड इक्वली। बिल्कुल सही बात है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ट्रू कर सकते हैं, ये बात हमारी एकदम क्लियर है। उसके बाद स्ट्रेस इन प्लेट इज मैक्सिमम एट द मिड विथ। जो प्लेट की जो आप विथ बनाते हो, सपोज दैट कि अगर हम बात कर लें, अगर हम 3D डायग्राम की बात करें थोड़ा सा, सपोज दैट ये आपका ये है, इस तरीके से अगर आप बनाते हो, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, द प्लेट इज मैक्सिमम स्ट्रेस। कोई भी स्ट्रेस की बात कर लें, उसने कहा है कि ये मैक्सिमम रहती है, ऐसा नहीं। हम लोग जो मानते हैं ये प्लेट का जो विड्थ है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमको बनाना है, इस पे हम लोग यूनिफॉर्म बनाते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप देखोगे डायग्राम तो यूनिफॉर्म मानते हैं, अगर टेंसाइल है तो टेंसाइल में यूनिफॉर्म मानेंगे। तो इस तरीके से आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ के अलॉन्ग अगर आप देखोगे मानते हैं।
मैक्सिमम मिड पे नहीं रहते क्योंकि हम लोग एजम्पशन में क्या मानते हैं, यूनिफॉर्म। तो ये देखोगे कि आपका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। मैक्सिमम नहीं रहता है मिड विथ पे। विथ कौन सी आपकी है, ये इसको क्या बोलते हैं, विथ बोलते हैं। इस तरीके से आप, ये थिकनेस हो जाती है जिसको टी बोलते हो, और ये लेंथ में आता है, क्लियर। तो आप देखोगे यहाँ पे मैक्सिमम वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत। जब ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, मैक्सिमम नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे यूनिफॉर्म होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद में रिविट होल इज कंप्लीटली फिल्ड बाय द रिविट। हम ये भी मानते हैं कि सपोज दैट कि जो भी रिविट इसके अंदर हम बनाते हैं इस तरीके से, वो कंप्लीटली फिल्ड विथ, जो भी रिविट बनाए उसका जो होल का जो डाया रहता है उसमें कंप्लीटली क्या होना चाहिए, फिल होना चाहिए। अगर कंप्लीटली फिल नहीं होगा तो आप देखोगे जो रिविट है, सपोज दैट कि ये हमने जॉइंट बनाया, अगर कंप्लीटली फिल होगा तो इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगी, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा मैंने ओपन कर दिया तो आप देखोगे रिविट इधर उधर जा सकता है, तो ये स्ट्रेंथ नहीं ले पाएगा। इस हिसाब से हमको मानना पड़ता है। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे के जो सारे रिविट हैं वो कंप्लीटली फिल्ड विथ जो होल बनाते हैं उसमें पूरी तरीके से फिल हो जाए, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि रिविट को अगर हमने गर्म करके बनाया होगा तो उसका कुछ थर्मल एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से जो होल है उसमें कमी आ जाती है, क्लियरेंस आ जाती है, ठीक है। तो आप देखोगे कि रिविट होल इज कंप्लीटली फिल्ड बाय द रिविट। ये बात हम मान के चलते हैं, इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट इज निगलेक्टेड, तो ये भी बात हमारी क्या हो जाती है, सही। तो फ्रिक्शन हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। अब आप देखिए सिर्फ इसमें से दूसरा आंसर गलत था, तो आप देखोगे कि दूसरा आंसर गलत हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब हमारे पास देखिए पहला स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, और चौथा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो इस हिसाब से जो हम लोग आंसर को टिक करेंगे तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग क्या सॉल्व कर लिया, अभी तक हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किया, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व किया। आगे हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि और भी अच्छे क्वेश्चन हैं। इसी एजम्पशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे अभी डील करेंगे। तो आप देखोगे कि जब थ्योरी पार्ट हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद भी आप न्यूमेरिकल देखोगे, क्योंकि हमने एजम्पशंस के बारे में आपको 5 पॉइंट लिखाए थे। वहां पे हमने क्या क्या बताया था, पहला पॉइंट ये बताया था कि सारे जो रिविट्स हैं वो इक्वली क्या होने चाहिए, स्ट्रेस्ड होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात हमने ये बताया था कि जो रिविट होना चाहिए वो कंप्लीटली फिल्ड विथ क्या होना चाहिए, जो भी है पूरे होल को कंप्लीटली क्या करना चाहिए, रिविट फिल करना चाहिए। उसके बाद हमने ये बताया था कि वहां पे जो बेंडिंग स्ट्रेसेस होती हैं हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जो बेंडिंग स्ट्रेसेस आती हैं हम लोग इस यहाँ पे क्या करते हैं, उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हो जाता है। चौथा पॉइंट हमने ये माना था कि जो बियरिंग स्ट्रेस है, शियरिंग स्ट्रेस है, वो आपकी प्लेट हो चाहे रिविट हो उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस होना चाहिए, चाहे वो प्लेट की बात करें और चाहे वो रिविट की बात करें, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे कि जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, चाहे वो बियरिंग की बात करें, चाहे वो शियरिंग की बात करें, चाहे वो टेंशन में बात करें, सब में क्या है, स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया था सेम ऐसे ही रहता है, सबके केस में यूनिफॉर्म रहता है। और ध्यान रहे ये जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म जो होता है ये अल्टीमेट लोड पे ही होता है, वर्किंग लोड पे नहीं होता है। और जो ज्वाइंट आपका होना चाहिए वो रिजिड ज्वाइंट होना चाहिए, तब जाकर के आपका ये कंडीशन वैलिड होती है कि जो स्ट्रेस होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सिबल ज्वाइंट जो होगा उसमें ये कंडीशन वैलिड नहीं हो पाती है, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि अच्छा ये भी पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 2016 SSC जी, ठीक है। ये क्या कह रहा है, डिजाइन ऑफ रिविटेड ज्वाइंट, एज्यूम दैट डिजाइन ऑफ रिविटेड ज्वाइंट, एज्यूम दैट डिजाइन ऑफ रिविटेड ज्वाइंट, एज्यूम दैट, क्या एज्यूम किया है, पहला ऑप्शन द बेंडिंग स्ट्रेस इन रिविट, द बेंडिंग स्ट्रेस in rivets, bending stress in rivets is accounted for, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अकाउंटेड फॉर, बी ऑप्शन कह रहा है
ठीक है। द रिवेट होल इज टू बी फिल्ड बाय द रिवेट, द रिवेट होल इज टू बी filled by rivet hole is to be filled by the rivet. The stress in the plate is not uniform. The stress in the plate is not यूनिफॉर्म। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस वही हैं, लेकिन उसका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका, एग्जाम में पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग रहेगा। कई बार पूछेगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछेगा, कई बार करेक्ट स्टेटमेंट पूछेगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता रहता है। द फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट्स कंसीडर्ड, ये ऑप्शन उसने दिए। ये 4 ऑप्शन थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये भी 2010 में पूछा गया, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 एसएससी जेई 2010। ये क्या कह रहा है? पिक द रॉन्गली रिटन, पिक द रॉन्गली। देखिए स्टेटमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, कई बार रॉन्गली बोलेगा, करेक्टली बोलेगा, इनकरेक्ट बोलेगा, करेक्ट बोलेगा, आपको ध्यान रखना है। रॉन्गली रिटन एजम्पशन, ठीक है, एजम्पशन टेकन इन एनालिसिस, ठीक है, इज ऑफ रिवेटेड जॉइंट, is of riveted joint। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार रिपीट हो रहे हैं और आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अ फ्रिक्शन इन प्लेट इज नेग्लिजिबल, अ फ्रिक्शन इन प्लेट is negligible, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है बी ऑप्शन, जो कह रहा है वो ये कह रहा है द यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन in plate is not considered, in plate is not considered, ठीक है। उसके बाद में is not considered। सी ऑप्शन कह रहा है बेंडिंग मोमेंट is not taken into considered, बेंडिंग मोमेंट is not taken into consideration or D, total load on the joint equally shared, total load on the joint, the total load on the joint is equally shared by all the rivets, ठीक है। ये क्वेश्चन उसने पूछ रखा है, ठीक है, ऑल द रिवेट्स, इस तरीके से प्रॉब्लम को उसने पूछ रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग डील करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्लियर।
अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट एज्यूम दैट, क्या क्या हम मानते हैं उसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। क्या हम एजम्पशंस मान सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एजम्पशंस मानी गई हैं, द पहला है द बेंडिंग स्ट्रेस इन द रिवेट इज अकाउंटेड फॉर, मतलब ये कह रहा है अकाउंटेड का मतलब होता है लेना, बेंडिंग स्ट्रेसेस को आप ले रहे हो, गलत है, अकाउंटेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इज नॉट अकाउंटेड होना चाहिए। तो आप देखोगे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग, आपको बेंडिंग स्ट्रेसेस को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। द रिवेट होल इज टू बी फिल्ड बाय द रिवेट, जो आपका रिवेट का होल है वो कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, ये बात थोड़ा सा हमें यहाँ पे सही लग रही है, ठीक है, ये सही है, ठीक है, फिल्ड बाय द रिवेट। उसके बाद में क्या कह रहा है, द स्ट्रेस इन द प्लेट इज नॉट यूनिफॉर्म, अभी हमने माना था कि प्लेट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए स्ट्रेस का, चाहे वो शियर हो, बियर हो, टियरिंग हो, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। उसके बाद द फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट इज कंसीडर्ड, नॉट कंसीडर्ड होना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो एजम्पशन में हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप एक बार सारी एजम्पशंस को दिमाग में बैठा लेते हो तो फिर आपके क्वेश्चन कितने प्रकार से डिफरेंट वो बना के पूछेगा, तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। पिक अप द रॉन्गली, अंडरलाइन रॉन्गली, कौन सा इसमें से गलत है। एजम्पशंस हम लोग टेकिंग इन द एनालिसिस ऑफ द रिवेटेड ज्वाइंट, रिवेट ज्वाइंट को एनालिसिस करते समय कौन सा एजम्पशंस यहाँ पे रॉन्ग गिवन है, पहला पढ़ते हैं। अब फ्रिक्शन इन प्लेट इज निग्लिजिबल, बिल्कुल सही, हम लोग फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट नहीं लेते हैं क्योंकि अभी हमने इसी क्वेश्चन को टैकल किया। यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्लेट इज नॉट कंसीडर्ड, कंसीडर्ड करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, मतलब हम लोग बेंडिंग मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन को बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे हम लोग टेकन नहीं करते हैं, बिल्कुल सही बात है, हम लोग बेंडिंग स्ट्रेसेस को भी नहीं कंसीडर करते हैं। द लोड ऑन द जॉइंट इज इक्वली शेयर्ड बाय द ऑल द रिवेट्स, तो यहाँ पे जो लोड आता है वो सारे रिवेट इक्वली शेयर करते हैं, तो ये भी बात सही हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था कि रॉन्ग पूछा था, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आप इनकरेक्ट में देखोगे कि यहाँ पे जो यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्लेट इज नॉट कंसीडर्ड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारी बातें हमारी क्या है, सही हैं। फ्रिक्शन इन प्लेट इज नेग्लिजिबल होता है, बेंडिंग स्ट्रेस को हम लोग नहीं लेते हैं, लोड जो है शेयर करते हैं इक्वली सारे रिवेट्स, ये बात सही हो जाती है। तो आप देख रहे हो कि एक क्वेश्चन हम लोग पहला क्वेश्चन देखे, दूसरा देखे, तीसरा देखे, अगर मुझे एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम सारे प्रॉब्लम को यूं ही इजिली निकाल सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एक दो न्यूमेरिकल और अच्छे हैं इस पार्ट में जो कि पूछे गए एग्जाम में, कुछ एक IES में भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हम लोग यहाँ पे डील कर लेते हैं, ठीक है, तो कि अच्छा क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे क्वेश्चन वही रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन वो लोग चेंज करते रहते हैं, कभी इनकरेक्ट पूछेंगे, कभी करेक्ट पूछेंगे, कई बार क्या होता है कि 1 2 करके पूछेगा, एक से अधिक स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो वो प्रॉब्लम किसी तरीके से भी बनाएगा तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो आपको फोकस करना है, क्योंकि देखिए ये जो ज्वाइंट है, ये कनेक्शन पार्ट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं किसी भी कंपटीशन में अगर आप जाएंगे, चाहे वो गेट का हो चाहे IES का हो, यहाँ से प्रॉब्लम अच्छा खासा पूछते हैं, ठीक है। और ये हर चैप्टर का एक बेसिक फंडा है, अगर आप इसको सीख जाते हो तो फिर अगले चैप्टर्स में, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का यूज चाहे आप कंप्रेशन मेंबर पढ़ोगे वहां पे भी यूज होता है, चाहे आप टेंशन मेंबर पढ़ोगे वहां पे भी यूज होता है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके बारे में हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि पूछा गया है, उसके बारे में हम यहाँ पे डील करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है IES 2014 में पूछा गया है, जो भी क्वेश्चन आपका नेक्स्ट हो, मैंने डील किया था कहाँ पे 6 7 8, जो भी आपके हिसाब से क्वेश्चन नंबर हो देख सकते हो, 9 10 जो भी हो सकता है। ये IES 2014 में पूछा गया है, किसमें पूछा गया है, IES 2014 में पूछा गया है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन कह रहा है एन एंगल सेक्शन एंगल ISA 50 × 50 × 6, मतलब एक इक्वल एंगल सेक्शन है, क्यों, क्योंकि 50 × 50 यहां पे दो डायमेंशन सेम है, इसलिए इसको बोलेंगे इक्वल एंगल सेक्शन।
अगर 100 गुणे 50 होता तो अनइक्वल एंगल सेक्शन होता, और 6 mm यहां पे क्या है, थिकनेस है, ठीक है। इज कनेक्टेड टू आ गसेट प्लेट, किससे कनेक्ट किया गया है, गसेट प्लेट से, 5 mm थिक, 5 mm थिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, विथ 16 mm बोल्ट, विथ 16 mm बोल्ट्स, ठीक है, 16 mm बोल्ट्स। फिर बोला है यहां पे व्हाट इज द बियरिंग स्ट्रेंथ, व्हाट इज द बियरिंग स्ट्रेंथ, व्हाट इज द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट when the whole diameter is, when whole diameter is, when the whole diameter is 16 mm, 16 mm, क्वेश्चन में उसने बता दिया, ठीक है। एंड द अलाउबल बियरिंग स्ट्रेस, एंड द अलाउबल बियरिंग स्ट्रेस, अलाउबल बियरिंग स्ट्रेस, अलाउबल बियरिंग स्ट्रेस इज 250 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल लिखो या न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखो, दोनों बातें क्या है, एक ही हैं, क्लियर। अब बात कर रहे हैं यहां पे पहला ऑप्शन, ए इज द 8 किलो न्यूटन, बी ऑप्शन उसने जो दिया है वो आपका 20 किलो न्यूटन है, 20 किलो न्यूटन है, सी जो है वो आपका 22.5 किलो न्यूटन है, और उसके बाद में जो डी है वो आपको 24 किलो न्यूटन उसने दे रखा है, ठीक है। एक एंगल सेक्शन है, कुछ इस तरीके से कनेक्शन बनाया गया, एंगल सेक्शन है, ठीक है, दिस इज द एंगल सेक्शन, ठीक है। थिकनेस लगभग दोनों साइड की सेम रहेगी, लगभग इस तरीके से आप इसको बना सकते, मतलब ये 50 mm है, ठीक है, ये भी 50 mm है, और जो ये थिकनेस है इसकी टी, वो आपकी कितनी दे, 6 mm। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्या बात है, अभी देखो इसको आपको पता चलेगा, ठीक है। इसको किसी गसेट प्लेट से कनेक्ट कर दिया गया है, सपोज दैट इसका मैं मान लेते हैं व्यू जो बनाते हैं, सपोज दैट ये गसेट प्लेट है, इस तरीके से आप देखोगे ये गसेट प्लेट है, इस तरीके, ये आपका एंगल सेक्शन लगा दिया गया है, 2 एंगल सेक्शन होते हैं तो फिर हम लोग 2 पट्टी बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या किया है, कई सारे रिविट्स लगे हुए हैं कनेक्शन में, ठीक है। ये गसेट प्लेट का काम क्या होता है, कई मेंबर्स को कनेक्ट करना, गसेट प्लेट, ठीक है। गसेट प्लेट का काम क्या होता है, कई सारे मेंबर्स आकर के यहाँ पे मीट करते हैं, मिलते आकर के हैं, तो उसे बोलते हैं गसेट प्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ज्वाइंट बना दिया, ये रिविट यहाँ पे लगे हैं, इसको कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। लोड को ट्रांसफर कर देते हैं इसमें, इससे फिर दूसरे मेंबर में चला जाता है, इसे ज्वाइंट बोलते हैं। यहाँ पे कई सारे मेंबर मीट कर सकते हैं, हो सकता है इधर से आया हो कोई ज्वाइंट, तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे भी ज्वाइंट हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, तो कई डायरेक्शन से यहाँ पे ज्वाइंट आपका आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, गसेट प्लेट बोलते हैं, ठीक है। ये एंगल सेक्शन है, एंगल सेक्शन, ठीक है, इसको जोड़ा गया है, क्लियर। अब यहां पे बात करते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहां पे डाया ऑफ सोल्यूशन की अगर हम बात करें, सोल्यूशन गिवन डेटा में अगर हम बात करें, गिवन डेटा, सबसे पहले डाया ऑफ होल यहां पे देखोगे वो 16 mm है, जो परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस है 250 मेगा पास्कल है, ठीक है। उसके बाद में और क्या चाहिए, थिकनेस जो भी दी गई है, ध्यान दीजिएगा, जो गसेट प्लेट की थिकनेस है, टी ऑफ गसेट वो कितना है, 5 mm, और जो टी ऑफ एंगल सेक्शन है, दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 mm, क्लियर। अब अगर हम बात करें बियरिंग स्ट्रेस की, तो बियरिंग स्ट्रेस में हम लोग क्या लेते थे, अलाउबल स्ट्रेस, अलाउबल बोलो, वर्किंग बोलो, परमिसिबल बोलो, सारे नाम क्या है, सेम रहते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है
कि अलाउबल का दूसरा नाम क्या होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, परमिसिबल बोलते हैं या वर्किंग भी बोलते हैं। तो अलाउबल बियरिंग स्ट्रेस इनटू बियरिंग एरिया, ठीक है, बियरिंग एरिया। अब अलाउबल बियरिंग स्ट्रेस की अगर बात करें तो हमने क्या लिखा, 250 मेगापास्कल, या इसको लिख सकते हो न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस में खास बात यह है कि जो यहां पे हम लोग लेते हैं प्रोजेक्टेड एरिया, बियरिंग एरिया का दूसरा नाम इसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। और प्रोजेक्टेड एरिया अगर आप देखोगे तो यहां पे आएगा DH डाई ऑफ होल इनटू T मिनिमम। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपका आंसर गलत हो जाता। देखिए बियरिंग स्ट्रेस में खास बात यह है कि हम लोग जो एरिया लेते हैं वो प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। क्यों लेते हैं, सारी कहानी मैंने बता रखी है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि डाई ऑफ होल उसने मेंशन किया 250 इंटू डाई ऑफ होल 16 है। अब देखिए दो खास बात है, एक क्या किया आपने, एंगल सेक्शन को कनेक्ट किया, जिसकी थिकनेस जो गसेट प्लेट है उसकी थिकनेस आपकी 5 mm है, और जो ये आपने अटैच किया इसकी थिकनेस जो है 6 mm है। कितनी है, 6 mm। अब आप देखो जब लोड लगाओगे तो जिसकी थिकनेस कम होगी उसका फेल्योर पहले होगा। मान लिया आपने लोड लगाया मेंबर पे, टेंसाइल फोर्स आपने अप्लाई कर दिया, मान लिया P फोर्स, तो अगर ये प्लेट कमजोर होगी तो प्लेट पहले फेल करेगी, गसेट प्लेट, या मेंबर कमजोर होगा तो मेंबर पहले फेल करेगा। तो यहाँ पे प्लेट की थिकनेस कम है, इसका मतलब फेल्योर पहले किसमें अकर होगा, आपका गसेट प्लेट में। तो यहाँ पे थिकनेस कौन सी लोगे, मिनिमम थिकनेस लोगे। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो T मिनिमम अगर हम देखें यहाँ पे तो आएगा 5 mm। अगर गलती से भी आपने क्या किया, यहाँ पे चेंज कर दिया तो आंसर अभी चेंज हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। सपोज डाया आपने कंसीडर कर लिया होल का, उसके बाद T मिनिमम अगर हम बात करें तो 5 आपने ले लिया, और मान लिया आपने 6 लेते तो आपका आंसर यहाँ कहीं ना कहीं तो मैच कर जाता है, या तो इससे मैच कर जाता है या 24 से मैच कर जाता है। तो आप देखोगे इसका जब मल्टीप्लाई करोगे 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, तो 250 इंटू 80। क्लियर, ये किस में आ गया, न्यूटन में आ गया आंसर, ठीक है। ये किस में आ गया, न्यूटन में। अब आप इसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे 200 लगभग आएगा, इस तरीके से आपका आंसर ये न्यूटन में आ गया। लेकिन आपको आंसर लाना किस में है, किलो न्यूटन में। तो 20 इंटू 10⁵ न्यूटन हो जाएगा, और आपको पता है 1 किलो न्यूटन जो होता है वो 10⁻³ न्यूटन। तो यहाँ से आंसर आएगा 20 किलो न्यूटन। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे गलती कहाँ हो सकती थी, अगर सपोज दैट आप अगर मान लिया कुछ देर के लिए यहाँ पे 6 मान लेते तो 6 × 25 करते तो 25 × 150 150 के आसपास आता। और अगर मैं 150 को कुछ देर के लिए मल्टीप्लाई करके देखता हूँ 16 0 80 और 16 × 16 और यहाँ पे 8 आएगा, तो ये 24 के आसपास कई बार आंसर मैच करा देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मिनिमम थिकनेस को कंसीडर करते हैं। तो करेक्ट आंसर अगर आप देखोगे तो आपके पास बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे IAS में आए हुए हैं, आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसको समझना है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SSC JEE में कई बार आया हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। वो ये पूछा है क्वेश्चन में। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे जो IAS के भी क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, थोड़ा समझना पड़ता है, लेकिन आप कर ले जाओगे अगर एक बार समझ जाओगे कॉन्सेप्ट को। अभी हम लोग कन्वेंशनल क्वेश्चन भी अगले लेक्चर में करेंगे, तो वहां से क्या होगा, हमारा जो मेंस के कॉन्सेप्ट है और अच्छे हो जाएंगे। जब मेंस के क्वेश्चन हम लगा लेंगे उसके बाद आप देखोगे कि आपको जो ऑब्जेक्टिव और ज़्यादा आसान हो जाएगा। पहले लेकिन हम ऑब्जेक्टिव टैकल कर लेते हैं, ताकि हमें जो है अभी तो प्रीलिम्स निकालना है ना, तो इस हिसाब से हमको पढ़ना होगा। लेकिन हम लोग मेंस के भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट और अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। एक खास क्वेश्चन है जिसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है, ठीक है, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो भी आपका आ रहा हो 11, ये पूछा गया है आपका क्वेश्चन जो भी है IAS 1997, उसके बाद में उत्तराखंड AE एग्जाम में पूछा गया है, जो कि आपका पूछा गया 2012 में। उसके अलावा SSC JEE 2016। तो ये 3 बार देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट हुआ, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, फिर से आने के चांसेस हैं।
इन अ डायमंड रिवेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अ डायमंड रिवेटिंग, डायमंड रिवेटिंग फॉर अ प्लेट ऑफ विथ, फॉर अ प्लेट ऑफ विथ बी, ठीक है, बी एंड द रिवेट डाया, एंड द रिवेट डाया मीटर डी, कितना दिया है, डी, रिवेट डायमीटर इज डी। उसके बाद उसने पूछा है द एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट इज गिवन बाय, द एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट इज गिवन बाय, पहला है ए ऑप्शन, बी माइनस डी डिवाइड बाई बी। उसके बाद में बी ऑप्शन बोल रहा है बी माइनस 2d डिवाइड बाई बी। सी ऑप्शन कह रहा है बी माइनस डी अपान डी, और डी ऑप्शन कह रहा है बी माइनस 2d डिवाइड बाई डी। देखिए भाई, एफिशिएंसी में कभी भी डायमीटर अपान में नहीं आता है, हमेशा या तो विड्थ आता है या तो पिच आता है, दो चीजें आ सकती हैं। मतलब दो आंसर तो आप यहां पे बिल्कुल नहीं लगा सकते, ये और ये। क्यों? अपान में डायमीटर आ रहा है, क्योंकि अपान में हम लोग सॉलिड स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट लेते हैं हमेशा एफिशिएंसी में, तो वहां पे डायमीटर का टर्म ही नहीं आता है। तो आप देखोगे कि जो सी और डी आंसर है वो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो दो आंसर तो चले गए, ऑप्शन बचता है ए और बी, जिसमें हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि सर बी तो है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, क्या डी रहेगा या 2d रहेगा, उसको थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। क्लियर? सपोज दैट कि आपके पास कुछ देर के लिए मान लेते हैं, ये आपने देखो जॉइंट आपने बनाया, 2d व्यू हम बना रहे हैं अभी समझने के लिए, और इसमें हम लोग कनेक्शन को बनाएंगे। क्लियर? आप देखिएगा ये बीच में पोर्शन है, इस तरीके से आपने बना दिया और आपने इस पे लोड लगा दिया P, टेंसाइल फोर्स आपने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, टेंसाइल फोर्स आपने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, तो आप जब टेंसाइल फोर्स लगाओगे यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ज्वाइंट पे, अब आप देखो डायमंड कनेक्शन उसने बोला है, डायमंड रिवेटिंग आपने कर रखी है, तो डायमंड में क्या होता है कि एक आपने यहाँ पे लगा दिया, दूसरा आपने यहाँ पे लगा दिया और तीसरा यहाँ पे, सेम आप यहाँ पे लगाओगे, सेम यहाँ पे लगाओगे, फिर सेम यहाँ पे, फिर बीच में इसके सेंटर में, इससे सेंटर से फिर इसके सेंटर में आप यहाँ पे लगाओगे, उसके बाद फिर आपने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया। क्लियर? फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे एक, उसके बाद में यहाँ पे लगाओगे, फिर आपने एक यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, जस्ट इसके सामने आप लगा दीजिए ताकि उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो क्लियर होनी चाहिए। तो आप देखोगे कि एक जो पैटर्न बनेगा वो कुछ डायमंड जैसा बनेगा। कैसा बनेगा? डायमंड जैसा बनेगा। ठीक है, अब डायमंड जैसा अगर पैटर्न बन गया तो उसको हमको टैकल करना है। आप देखोगे जो पैटर्न बना हमारा वो कुछ इस तरीके से डायमंड जैसा शेप आपका बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी डायमंड जैसा शेप, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये कुछ यहाँ पे प्लेट ऐसे आएगी, फिर ये डायमंड सेक्शन बन गया। ठीक है, अब ये डायमंड सेक्शन अगर बन गया, अब मुझे चेक करना है स्ट्रेंथ। या तो आप ज्वाइंट के इस साइड कंसीडर कर लीजिए या ज्वाइंट के इस साइड ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारा डबल कवर बट ज्वाइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी इसने कुछ बताया नहीं, लेकिन जनरली हम जो मानते हैं ज्यादातर जनरल केस वो डबल कवर बट ज्वाइंट मानते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इफिशियंट होता है, इसलिए हमको मानना पड़ता है। सपोज दैट कि सेक्शन को मैंने यहाँ पे माना, कुछ देर के लिए समझ लेते हैं। सपोज दैट इज 1-1। दूसरी बात, यहाँ पे देखोगे ये जो हम मान रहे हैं, सपोज दैट दिस इज द 2-2, क्रिटिकल सेक्शन मान रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। और ये हम जो मान रहे हैं ये वाला सेक्शन, सपोज दैट दिस इज द 3-3। ठीक है, अब ये 3-3 अगर आपने मान लिया, अब हमको ये देखना है कि सबसे ज्यादा एरिया कम कहाँ पे आता है, उसके हिसाब से हमको यहाँ पे डिसाइड करना है। सपोज दैट कि अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात करूं, टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करूं, नेट एरिया में PT इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, इस सबसे पहले यहां पे मैं एक पॉइंट लिखता हूं, सेक्शन
1 1। क्रिटिकल सेक्शन मैंने क्या लिया, क्रिटिकल सेक्शन पहले क्रिटिकल सेक्शन 1 1 कंसीडर किया, ठीक है। अगर डबल कवर बट ज्वाइंट होगा तो मेन प्लेट के लिए जो क्रिटिकल सेक्शन होगा वो 1 1 होगा, और जो कवर प्लेट होगी उसके लिए क्रिटिकल सेक्शन आपका 3 3 होता है। ऐसा क्यों होता है, सारी बात मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। अब आप देखोगे 1 1 के लिए अगर आप कंसिडर करोगे तो क्या होगा, सपोज दैट मुझे पीटी चाहिए, तो आप क्या करोगे, ए नेट करोगे, क्योंकि एरिया इसी में कम आता है, क्योंकि फेल्योर तभी अकर करेगा जिसमें सबसे कम एरिया अकर होता है। ए नेट इंटू सिग्मा ए टी की बात करोगे, यहां से अगर आप देखोगे ए नेट आएगा बी माइनस डाया ऑफ होल इंटू थिकनेस इंटू सिग्मा ए टी आ जाएगा। एक डाया क्यों घटाया, क्योंकि इस सेक्शन पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही रिविट आता है, इस हिसाब से आप एक ही सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर मैं सेक्शन मानूं, क्रिटिकल सेक्शन दूसरा मानूं, क्रिटिकल सेक्शन 2 2 अगर आप कंसीडर करोगे तो पीटी की जो वैल्यू निकल के आएगी, क्या आएगा, देखो यहां पे जब इस वाले सेक्शन पे बात करेंगे तो देखोगे b माइनस 2 टाइम, देखिए अब इस वाले सेक्शन पे 2 2 वाले में अगर आप देखोगे 2 रिबिट्स आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नेट एरिया के लिए, तो आप देखोगे b माइनस 2 टाइम डी एच इंटू थिकनेस प्लस। अब आप ये देखिए, बहुत प्रैक्टिकली समझने वाली बात यहां पे ये है कि अगर आप पी लोड अप्लाई करते हो, अगर मान लिया कभी फेल्योर अकर करता है, तो सपोज दैट यहां से फेल्योर अगर अकर करेगा तो आप क्या देखोगे कि जो प्लेट का इतना पोर्शन है जो मैं डॉटेड कर रहा हूं, ये पोर्शन अलग होकर निकल जाएगा बाहर की तरफ। अगर फेल्योर अकर किया, नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ में अगर फेल्योर आपका हुआ, तो आप क्या देखोगे कि ये जो सेक्शन है वो कट के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें फेल्योर आपका इस तरीके से आकर हो सकता था, ठीक है, मतलब अलग होके वो पार्ट जा सकता था। लेकिन जब मैं इस सेक्शन की बात करूंगा तो क्या देखोगे कि यहां पे क्या है, जब इस सेक्शन को मैंने कंसीडर किया तो आप देखोगे कि एक रिविट इसको रोकने के लिए तैयार है। मतलब कि जब ये किनारे पे था तो इसको बहुत ज्यादा खतरा था, लेकिन जब इस रिविट की हम बात करेंगे तो आप क्या देखोगे कि जब लोड अप्लाई करोगे तो जब इस पे लोड आएगा तो आप देखोगे कि जो ये रिविट है, ये वाला जब रिविट लगा होगा तो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो क्या देखोगे कि यहां पे एक आप ऐड करोगे रिविट वैल्यू एट 1 1 आप ऐड कर सकते हो। इससे क्या होता है कि इस ज्वाइंट की स्ट्रेंथ थोड़ा सा और अच्छी हो जाती है। बात समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहां पे नेक्स्ट अगर बात करें क्रिटिकल सेक्शन थर्ड वाला, क्रिटिकल सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको समझ जाते हो, क्रिटिकल सेक्शन एट 3 3। जब 3 3 पे देखोगे तो क्या होगा, सबसे पहले जब अब यहां पे पीटी को निकालेंगे तो क्या आएगा, बी माइनस कितने इस पे हैं, देखिए आप 3 रिबिट्स हैं, तो आपको 3 रिबिट्स को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा डी इंटू एच, क्लियर, और उसके बाद थिकनेस का मल्टीप्लाई। जब आप देखोगे कि यहां पे सेक्शन की स्ट्रेंथ को देखोगे तो उसके पहले कितने रिबिट्स ऐसे लगे हैं जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि देखो एंड पे खतरा ज्यादा रहता है। क्यों, जैसे ही लोड आया, सबसे ज्यादा लोड आता है इसी पे पहले ज्यादा आता है। अगर यहाँ पे कोई रोकने वाला पड़ोसी नहीं होगा, प्रॉपर इन डिस्टेंस नहीं होगा, तो ये अलग होकर निकल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे लोड अगर आप देखोगे तो उनको सेफ करने के लिए ये वाला रिबिट तैयार है, ये वाले 2 रिबिट तैयार है। तो आप देखोगे कि यहां पे जो आप ऐड करोगे b माइनस 3 इंटू डी एच इंटू टी प्लस 3 टाइम रिविट वैल्यू, 3 टाइम रिविट वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। तो यहां पे देखोगे जो 3 टाइम रिविट वैल्यू आएगी, क्यों 3 टाइम किया, क्योंकि देखो जब इस सेक्शन को आप कंसीडर करोगे 3 3 को, तो उस समय ये वाले इसको स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कर रहे होंगे जो कि 1 2 3 रहते हैं, तो इसलिए आपने क्या कर दिया 3। अब फ्रेंड्स बात करते हैं एफिशिएंसी की इस वाले जॉइंट की। देखिए एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी होता है लीस्ट ऑफ पीएस कामा पीबी एंड पीटी अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। अब फ्रेंड्स यहां पे देखोगे
कि जो भी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे हमने जो ज्वाइंट बनाया वो हमने प्लेट में होल करके बनाया। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फोकस करते हैं एफिशिएंसी में, जो नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उस पर फोकस करते हैं। तो अगर आप देखोगे सबसे कम स्ट्रेंथ जो आएगी आपकी वो इस वाले में आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें से जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बी माइनस डी एच, यहाँ पे कुछ भी प्लस नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो प्लस हो रहा है, यहाँ पे 3 रिवेट की वैल्यू क्या हो रही है? प्लस हो रही है। इससे क्या होता है, इसको ज्यादा मजबूती मिल जाती है। मतलब प्लेट कभी भी जो टेंसाइल, जिसको स्प्लिटिंग फेल्योर बोलते हो या बोल सकते हो नेट क्रैकिंग बोल सकते हो या उसको टेयरिंग फेल्योर कह सकते हो, प्लेट का जो टेयरिंग फेल्योर होगा ज्यादातर यहां से ज्यादा कर होता है, यहां से बहुत कम चांस होते हैं। तो आप देखोगे कि जो क्रिटिकल सेक्शन होगा सबसे अच्छा एफिशिएंसी के लिए बी माइनस डी एच इंटू टी हो जाएगा। तो आप यहां पे जब पुट करोगे तो बी माइनस डी एच इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी डिवाइड बाई, अगर आप देखोगे तो आप क्या करोगे, सॉलिड स्ट्रेंथ प्लेट की अगर हम बात करें तो सॉलिड स्ट्रेंथ के लिए क्या चाहिए, प्लेट का जो भी है उसका जो हमें क्या चाहिए, विड्थ चाहिए और क्या चाहिए, थिकनेस। तो देखोगे विड्थ जो है ये हो जाएगी, ठीक है। थिकनेस अगर आप देखोगे, इसकी थिकनेस अंदर की तरफ अगर आप देखोगे थिकनेस टी ले लोगे, ठीक है। थिकनेस इसकी जो आएगी थिकनेस, तो बी इंटू टी आ जाएगी, ये आपकी सॉलिड, इनटू सिग्मा 80 आ जाएगा, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में निकल जाएगा। सिग्मा 80 से सिग्मा 80 कैंसिल आउट, टी से टी कैंसिल आउट, तो जो आपका आंसर आएगा वो बी माइनस डी एच आएगा, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इस तरीके से इफिशिएंसी अगर परसेंटेज में लिखना होगा तो 100 में आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रटने को रट सकते हो बी माइनस डी अपान बी, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर आप देखोगे तो बेसिक फंडा इसके बिहाइंड अगर आप देखोगे तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब फ्रेंड्स हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इज द करेक्ट आंसर। नहीं भी पता होगा तो आप जल्दी इसको एक बार रिमेंबर भी कर सकते हो कि डायमंड केस में आपका जो वैल्यू रहता है वो इतना आपका रहता है। कितना रहता है? 2D तो आता नहीं है, 2 ऑप्शन तो ऐसे निकल गए, डी अपान में आना नहीं है, अपान में हमेशा बी आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी 2 आंसर बचे, बी माइनस डी अपान बी, बी माइनस 2D अपान बी। तो आपको कौन सा लगाना है? बी माइनस डी अपान बी। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर आप निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, ईएस में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम लोग डील करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखोगे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, धीरे धीरे अगर आप सीखोगे तो मैं सिखा दूंगा आपको बहुत अच्छे से। बेसिक लेवल से क्लास को ले चल रहा हूं और आपको टॉप लेवल तक ले जाऊंगा, ठीक है। बस आप धैर्य बनाए रखें, उसको चीजों को अच्छे से सुनना है, प्रॉपर कंसंट्रेशन बना के रखना है, आप चीजें सीख जाओगे, बहुत अच्छा कर जाओगे और आपका अच्छे जगह सिलेक्शन होगा और जल्दी सिलेक्शन होगा आपका। तो आपको कंसंट्रेट होकर रहना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। ये कंपटीशन में पूछा गया है, जो कि आपका आईईएस में पूछा गया, 2015 में पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी हो आपका 13 होगा शायद। नंबरिंग आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम मुझे याद नहीं है नंबरिंग, यहाँ पे अभी रैंडम क्वेश्चन कर रहे हैं। व्हाट इज, ये आईईएस 2015 2015 में पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन एसएससी जेईई में रिपीट होने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ 20 mm डाया, 20 mm डाया ऑफ डाया बोल्ट्स, ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन बोल्ट्स, रिपीट नहीं पढ़ रहे हैं अभी। बोर्ड्स का क्वेश्चन है, दैट कैन बी accommodated accommodate का मतलब है लगाना होता है, ठीक है। इन अ सिंगल रो, ठीक है, इन अ सिंगल रो, एक ही रो में लगाना है। ऑन अ 140 mm वाइड प्लेट है, इतनी इसकी चौड़ाई दे रखा है। वाइड फ्लैट स्ट्रिप, ठीक है, क्या है, फ्लैट स्ट्रिप है। यूज्ड एज वन ऑफ द
used as one of the structural elements involved in the process, ठीक है, in the process A 4 B 3 C आपका जो है वो 2 है, D जो है यहाँ पे 5 है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से, यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले उसने जो बोला मैं उसको सॉल्व करूंगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ 20 mm डाया बोल्ट दैट कैन बी एकोमोडेट। एकोमोडेट का मतलब होता है लगाना, एक लाइन में कितने रिविट्स आ सकते हैं या बोल्ट आ सकते हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। ऑन अ रो 140 mm जो है वाइड यहाँ पे क्या है, प्लेट है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो भी हमारे पास है, मान लेते हैं ये प्लेट है आपके पास, सपोज दैट, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा बनाते हैं ताकि आपको क्लियरिटी और अच्छी आए, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम आपका दिया गया है, ठीक है। उसने बोला 140 mm वाइड है, तो मैंने 140 mm क्या कर दिया, वाइड बना दिया। 140 mm वाइड इसको मैंने बना दिया। अब मुझे क्या है, पता नहीं कितने रिविट्स लगाने चाहिए, जिस हिसाब से ऑप्शन है 4 है, 3 है, 2 है, मुझे नहीं पता कितना लगाना है। पहले हम लगा लेते हैं, सपोज दैट 2 लगा के देखते हैं। सबसे मिनिमम से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाद में हम लोग बढ़ा भी लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, क्लियर। एक ही रो में लगाया गया, ऐसा नहीं कि इसको एक इधर लगा दिया गया, एक इधर लगा दिया। उसने जो बोला है सेम रो में बोला है। क्या बोला है, सेम रो में बोला है। इसको बोलेंगे दिस इज द सेम रो, सेम रो बोला है, ठीक है। अब सेम रो में बोला है, इसमें मान लिया कोई फोर्स लगा रखा होगा, टेंसाइल फोर्स P, यहाँ से भी आपने क्या कर दिया, टेंसाइल फोर्स लगा दिया P। पहला काम एक करते हैं, डाया बोल्ट दिया गया, पहले डाया होल बना लेते हैं, या ग्रास डाया। डाया होल देखोगे कितना mm ऐड करना चाहिए मुझे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 20 mm है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि जो 12 से 24 के बीच में जब डाया बोल्ट होता है तो क्या करोगे, 5 + 2 mm व्हेन 5 से किस रेंज में लाई करता है, ज़्यादा होता है। और आप देखोगे 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 24, ठीक है। ये 24 से कम हो या 24 के इक्वल हो तो बोल्ट के केस में 2 mm ऐड करते हैं, 12 से ज़्यादा होना चाहिए। 24 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग 3 mm ऐड करते हैं। इस चीज़ को मैंने बार बार रिपीट किया है, ठीक है। और 12 से इसके बीच में जब लाई करता है, मतलब जो भी वैल्यू रहती है 12 से ज़्यादा रहती है, तो आप देखोगे कि वहाँ पे जो वैल्यू ऐड की जाती है वो आपकी 1 ऐड की जाती है, ठीक है, 12 से इसके बीच में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो नेक्स्ट हमारी बात है यहाँ पे, उसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डाया है वो आप देख सकते हो कितना है, यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो आपकी 20 है। तो 20 + 2 करोगे तो आप देखोगे आंसर आएगा 22 mm। कितना आ गया, 22 mm। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। सबसे पहले आप ये बताइए, कोई भी रिविट्स अगर आपको प्रोवाइड किया गया है तो आप देखोगे ये जो डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कुछ देर के लिए, होता गेज है लेकिन हम यहाँ पे पिच मानना है। अगर हम इसी बोल्ट्स को नीचे बना देते हैं कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप पिच बना दोगे, ये जो सेंटर से इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसको या तो एज बोल सकते हो या तो एंड बोल सकते हो, ठीक है। दिस इज द एज डिस्टेंस, एज और एंड डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस, ठीक है। बस हम मान है एज और एंड डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अगर इन रिविट्स को मैं इधर बना देता तब भी आपकी चीजें वही होती, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। या विथ हम इसको यहाँ पे भी बना सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं इसको रफ करके बना देता हूँ, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना रहे किसी प्रकार को, मैं इन चीज़ों को इस डायरेक्शन में ही ले लेता हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है डाउट ना आए आपको किसी प्रकार का, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से 140 में मैं नीचे मान लेता हूँ कुछ देर के लिए, समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कहीं भी मान सकते हो, ठीक है। लोड हटा दो आप यहाँ पे। अभी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे खटाक से जो भी आपने डिस्टेंस लिया, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये एक रिविट मैंने लगा दिया और एक, या सॉरी बोल्ट है हमारे केस में, बोल्ट हम लगा दिए, ठीक है। अब अगर आप देखोगे इसके केस में ये जो डायरेक्शन आप फोर्स के डायरेक्शन में जो भी वैल्यू होती है, अगर आप देखोगे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच, ये पिच। और जो इस सेंटर टू सेंटर होती है यहाँ तक एंड, तो इसे बोलते हैं एंड डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस। चलिए ये एंड डिस्टेंस हो गया,
ये एंड डिस्टेंस। आप ये बताइए जो मिनिमम पिच होती है यहाँ पे ये जो आएगा एंड डिस्टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एंड डिस्टेंस। क्लियर? अब आप देखो 140 mm में आपको क्या क्या करना है। अगर आपको नंबर ऑफ बोल्ट ज्ञात करना है तो आप क्या लिखोगे? फार्मूला होता है जो विथ होती है, विथ इजकल टू टोटल। देखिए दो प्रकार से अगर आप कोई भी रिबिट लगाओगे या बोल्ट लगाओगे तो कोई भी आप लगा लीजिए, उसकी दो एंडिंग डिस्टेंसेज होंगी ऑलवेज। कैसे? इसके बीच में आप 10-20 लगा दिए, कितना भी लगा दीजिए, लेकिन जो एंडिंग होगी उसके लास्ट वाले बोल्ट से इसकी डिस्टेंस मिलेगी और इधर भी मिल जाएगी लास्ट वाले से। तो इसका मतलब है दो एंड डिस्टेंस होंगी। तो आप क्या लिखोगे? 2 टाइम एंड डिस्टेंस प्लस जो पिचेज आएंगे आप देखोगे हर बोल्ट के बीच में एक पिच आएगी। तो आप देखोगे यहां पे पिच डिस्टेंस करोगे, पिच डिस्टेंस प्लस उसके अलावा अगर आप देखोगे जो भी अरेंजमेंट आपको किया गया है डायमीटर आएगा, हर जगह से डायमीटर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे n-1 इंटू डाया। n इसलिए किया गया क्योंकि n टाइम जब आप d से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके टोटल नंबर आप क्या पता चल जाएंगे। जो भी यहाँ पे आपने लगाए होंगे बोल्ट्स या रिबिट लगाए होंगे वो टोटल नंबर आपके क्या हो जाएंगे? बोल्ट्स पता चल जाएंगे। तो n इंटू क्या हो जाएगा? d। ठीक है, -1 इसलिए किया क्योंकि आपका देखोगे कि यहां से आधा सेपरेट होता है, आधा इधर से सेपरेट हो जाता है, इसलिए एक डायमीटर आपको क्या करना पड़ेगा? सेपरेट। क्यों? क्योंकि लास्ट में आपने एंड डिस्टेंस को भी कंसीडर कर रहे हो। एंड डिस्टेंस कहां से ले रहे हो? यहां से ले रहे हो। तो हाफ डायमीटर इधर से चला जाता है और हाफ डायमीटर यहां से चला जाता है, बाकी सब कुछ पिच में कंसिडर हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? n टाइम d कर देते हैं, लेकिन -d इसलिए करते हैं क्योंकि हाफ डायमीटर इधर से सेपरेट हो गया, हाफ डायमीटर इधर से सेपरेट हो जाता है। तो 2 टाइम एंड डिस्टेंस, अगर मिनिमम एंड डिस्टेंस की बात करें, ई मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो कितना हम लोग कंसीडर करते थे? 1.5 टाइम डाया ऑफ होल कंसीडर करते थे। तो 1.5 टाइम्स 22 mm कर दोगे। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा, इससे जब मल्टीप्लाई करोगे 15 30, 15 दूनी 30 आ जाएगा और 30 3 33, तो 33 mm आ जाएगा। तो मैं 33 mm लिखता हूँ प्लस यहाँ पे पिच डिस्टेंस जो भी है आपको जो लोगे देखोगे इसके बीच में जो पिच डिस्टेंस आएगी वो कितना आएगा? पिच कितना आप कंसीडर करते हो? पी मिनिमम अगर आप देखोगे तो कितना आएगा? 2.5 टाइम नॉमिनल डायमीटर। तो 2.5 इंटू कितना है? 20 है, कितना आएगा? 50 mm। तो आप देखोगे यहाँ पे कितना ऐड करोगे? 50 mm प्लस n मुझे निकालना है, डाया आपको पता है इसका कितना रहता है आपके पास केस में n-1 इंटू DH। अब यहां पे अगर हम बात करें जो हमें वैल्यू पुट करनी है वो DH की वैल्यू पुट करनी है। तो डाया ऑफ होल अगर आप देखोगे तो यहां पे जो वैल्यू हमारे पास है, सबसे पहले हमने यहां पे देखा 22 mm। तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पे 22 mm पुट अप कर देंगे। अब आप सॉल्व करोगे, b की वैल्यू कितनी है आपके पास? 140 mm। तो 140 mm आप यहां पे क्या कर दोगे? पुट अप कर दोगे। अब आप देखोगे इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स इसको तो 66 mm प्लस इसके अलावा अगर आप देखोगे प्लस 50 mm प्लस n-1 इंटू 22। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां पे मैं कैलकुलेशन शो कर रहा हूं, 140 इजकल टू जब इसको ऐड करोगे तो आएगा लगभग 116 के आसपास प्लस n-1 इंटू 22। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो अप्रॉक्सीमेट आएगा आपका 24 mm। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे जब आप एडअप करोगे तो n-1 इंटू 22 डिवाइड करोगे 24 डिवाइड बाई 22, ठीक है, इजकल टू n-1। क्लियर? तो आप देखोगे कि यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट जो आपका आंसर आएगा वो आपका 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आएगा। तो 1 पॉइंट मान लेते हैं लगभग 0.1 या 2 के आसपास प्लस 1 इजकल टू n। तो n की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कितनी आ जाती है? 2। तो आप देखोगे कि यहां पे जो n की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है वो 2 के आसपास आती है। तो आप यहां पे 2 आंसर लगाओगे, 3 नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे जो विथ है उसका रिस्ट्रिक्शन किया गया है कि 140 mm। आपको बता दिया गया है कि जो प्लेट है, प्लेट की जो विथ है वो 140 mm है और उस 40 mm के अंतर्गत मतलब उसके अंडर आप कितने रिवेट या बोल्ट लगा सकते हो उसके बारे में ये पूछा है।
तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं कि 2 पॉइंट समथिंग कुछ आया था तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप 3 लगा दोगे, क्योंकि 3 लगाने से क्या होगा कि अगर आप सपोज दैट कि यहाँ पे अगर आपने कोई रिबिट लगा दिया है तो आप देखोगे कि उसके लिए विथ आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए इस केस में आपको जो वैल्यू लेसर टाइम होगी, मतलब 2 पॉइंट अगर 1 भी आ गया है तो आपको 2 आंसर पुटअप करना पड़ता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो जनरल आपको याद क्या रखना है, इस क्वेश्चन के लिए सबसे खास बात याद करना रखना है, कोई भी अगर आप जॉइंट बनाओगे तो उसकी 2 इंड डिस्टेंसेज होंगी जो हमेशा लास्ट में आएंगी। एक इंड डिस्टेंस ये वाला पार्ट आ जाएगा और एक इंड डिस्टेंस ये वाला पार्ट आ जाएगा। बाकी सारे पार्ट में आप देखोगे जितने भी रिविट लगाओगे, सपोज दैट ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, तो आप देखोगे ये जो डिस्टेंसेज होंगी वो पिच डिस्टेंस होंगी, ये भी जो होगा वो पिच डिस्टेंस होगा, सारी क्या आ जाएंगे पिच डिस्टेंस। तो मैंने क्या किया, पिच डिस्टेंस को यहाँ पे 50 mm मान लिया, ठीक है। प्लस जब आप देखोगे पिच डिस्टेंस के साथ में कितने n टाइम्स हमने क्या कर लिया, रिविट्स को बना लिया। तो जब n टाइम्स करोगे तो n इंटू डी कर दोगे, माइनस डी करोगे। माइनस डी इसलिए किया क्योंकि हाफ डायमीटर देखोगे यहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हाफ डायमीटर यहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि जब आप इंड डिस्टेंस ले रहे थे तो आपने क्या किया था, आपने सेंटर से माना था। जब आप सेंटर से मान रहे थे, इसके सेंटर से, तो आप देख रहे होगे बार बार ये ऐड हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, एंड डिस्टेंस में आपको हाफ डायमीटर यहां से और हाफ डायमीटर इधर से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको पूरी विड्थ मिल जाएगी। अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मान लिया आप ये डायमीटर नहीं सब्ट्रैक्ट करते तो आप क्या कर रहे हो कि इस चीज को बार बार ऐड कर रहे हो। इस वाले डायमीटर को 2 बार कंसीडर कर लोगे, तो 2 बार मुझे कंसीडर नहीं करना है, इसलिए हाफ डायमीटर इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हाफ डायमीटर इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा, दिस इज द 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और भी शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम लोग अगले लेक्चर में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखे होंगे कि जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन करने के बाद में हमारी जो क्लियरिटी है वो लेवल हमारा काफी अच्छा हो जाता है। तो आप देखोगे स्टील में धीरे धीरे आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे और क्वेश्चन को बहुत ही इजिली सॉल्व कर पाओगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम लोग यहीं पे अपनी बात को एंड करते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।